माइग्रेन में आपको सिर के पिछले हिस्से में दर्द हो सकता है, सिर के अगले हिस्से में दर्द हो सकता है, पूरे सिर में दर्द हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आधे सिर में ही दर्द हो। तो कैसे फिर हम लोग पहचाने कि ये जो पेन हो रहा है ये हेडेक का पेन हो रहा है और ये जो पेन हो रहा है ये माइग्रेन का पेन हो रहा है? अगर आपको बार बार दर्द होता है, दर्द होने के साथ आपको उल्टी आती है या उल्टी आने का मन करता है, जी कच्चा होता है, आपको जब दर्द होता है तो रोशनी और आवाज़ आपसे सहन नहीं होती, आपको ऐसा लगता है अंधेरे में बैठ जाएं, कोई बोले ना, थोड़ा चिड़चिड़ापन लगता है, आपकी आंखों से पानी गिरता है, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, तो इसको हम बोल देते हैं माइग्रेन। तो माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर्स क्या हो सकता है? मोस्ट कॉमन कारण होते हैं ब्राइट लाइट, लाउड नॉइज, ट्रैवल, परफ्यूम या स्ट्रॉन्ग स्मेल, स्ट्रेस, नींद का कम होना, टाइम पे खाना नहीं खाया, किसी दिन पानी कम पी लिया तो तुरंत मेरे माइग्रेन का पेन ट्रिगर हो सकता है। तो खाना और पानी भी एक है माइग्रेन ट्रिगर? बिल्कुल। आपने खाना नहीं खाया, फास्ट कर लिया, कुछ पर्टिकुलर टाइप का खाना जैसे चॉकलेट खाना या कुछ पर्टिकुलर टाइप के नट्स खाने से हो सकता है। ये अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। कुछ लोगों में चीज से हेडेक हो जाता है। चीज अगर खाया नहीं टाइम पर या आज फास्ट कर लिया, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली, जंक फूड खा लिया, तो इस वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है? बिल्कुल होता है, माइग्रेन ट्रिगर होता है। माइग्रेन के फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, व्रत रखना या टाइम पे खाना नहीं खाना। उससे हमारे बॉडी को ग्लूकोज कम हो जाता है जिसकी वजह से हेडेक होता है, स्पेशली अगर आप बिना खाना खाए एक्सरसाइज कर रहे हो। कई लोगों के साथ होता है कि उन्होंने कॉफ़ी पी ली तो माइग्रेन का दर्द ट्रिगर हो गया, कॉफ़ी पी ली तो माइग्रेन का दर्द ठीक भी हो सकता है। तो कैफीन भी एक ट्रिगर फैक्टर है? बिल्कुल, कैफीन कैन बी ए ट्रिगर एंड कैन बी ए सॉल्यूशन एज वेल। बहुत पहले जब माइग्रेन के कुछ दवाइयाँ थी तो उसमें कैफरगोल टैबलेट आती थी, जिसको कैफीन होता था जिसके अंदर, तो वो माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती थी। माइग्रेन का भी पेन बहुत लंबे टाइम तक रहा तो क्या इससे भी कुछ वर्स कंडीशन हो सकती है? जिन लोगों को माइग्रेन है उनके साथ में एपिलेप्सी होने का रिस्क, उनको स्ट्रोक होने का रिस्क, ब्रेन में क्लॉटिंग होने का रिस्क भी ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा एक्शन वाली मूवी देख रहे हैं या बहुत शोर शराबे वाली फिल्में देख रहे हैं, इससे भी ट्रिगर होता है? शोर शराबे वाली से जी होता है कि अगर बहुत शोर शराबा है, बहुत मार धाड़ है, बहुत मूवी में मार तोड़ है, तो उसकी वजह से जो बहुत साउंड्स आएंगे उससे हो सकता है। अगर सोने का पैटर्न चेंज हो तो जैसे अगर हम लोग डेली टाइम पे सो रहे हैं, एक दिन भी थोड़ा आगे पीछे हुआ तो इस वजह से भी ट्रिगर होने के चांसेस है? तो माइग्रेन के पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू स्लीप चेंजेस। इनफैक्ट सिर्फ कम सोने से नहीं, टाइम चेंज होने से, ज़्यादा सोने से भी हेडेक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आप 6 से 8 घंटे सो रहे हो और आपने संडे को आपने सोचा कि आज तो मैं 12-1 बजे उठूंगा, तो दैट कैन ऑल्सो कॉज हेडेक। सीजनल चेंज के कारण भी माइग्रेन ट्रिगर होता है? बिल्कुल। माइग्रेन बहुत, जिन लोगों को माइग्रेन होता है उनको अगर बहुत गर्मी में आप भेज देंगे तो हेडेक हो जाएगा। सर्दियों में बहुत कॉमन होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, अगर ठंड में गए और बाहर ठंडी हवा लग गई तो उनको हेडेक हो जाता है। कुछ लोगों को एसी की हवा से ट्रिगर करता है। आप कार में बैठे हो और एसी की हवा आपके फेस पे आ रही है, that can trigger your headache, that can trigger migraine attack। तो इससे क्या माइग्रेन और वर्स हो सकता है गलत दवाई खाने से? कुछ टाइम बाद बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि जो हेडेक की दवाई है, पहला तो उससे आपकी टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, एक तो आपको वो रिलीफ नहीं करेगी, सेकंड उस दवाई की वजह से भी आपको हेडेक होने लग जाता है और उसको हम बोलते हैं मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। तो ये जो माइग्रेन के अटैक्स है ये मिनिमम और मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन के लिए रह सकता है? मिनिमम एटलीस्ट मान के चलें कि 2-3 घंटे से लेके मैक्सिमम। माइग्रेन आज के समय में ऐसी प्रॉब्लम बनती जा रही है जो दुनिया में से हर 7वें इंसान को अफेक्ट कर रही है। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रही है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके सिम्टम्स को पहचान नहीं पाते। उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये माइग्रेन है, नॉर्मल हेडेक है या कहीं कोई बड़ी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं। तो ऐसे में आखिर माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर्स क्या होते हैं, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है और क्या ये एक लाइलाज बीमारी है, इन सभी के बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं डॉक्टर विनीत बांगा, जो कि डायरेक्टर एचओडी है न्यूरोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर, इस सेशन के जरिए हम लोग माइग्रेन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि माइग्रेन और हेडेक एक दूसरे से कैसे अलग है, क्योंकि यूजुअली लोगों को ये पता नहीं होता है। तो विल स्टार्ट, आप पहले बताइए कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं तो माइग्रेन के दर्द में कौन सी चीज़ सबसे कॉमन पूछते हुए आते हैं कि हमें माइग्रेन का पेन किस एरिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है?
सो माइग्रेन जो है एक हार्मोनल हेडेक है। एंड जैसे आपने बोला कि हेडेक में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो माइग्रेन एक सरदर्द है, एक प्राइमरी हेडेक सिंड्रोम जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं, जिसमें कि बार बार आपको सिर दर्द होता है। और यूजुअली हम माइग्रेन को देसी भाषा में अर्ध कपाली बोल देते हैं, क्योंकि इसमें एक साइड में दर्द होता है। बट ज़्यादातर पेशेंट्स जिनको माइग्रेन होता है उनको एक साइड में दर्द नहीं होता। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर माइग्रेन है तो आपको आधे सिर में ही दर्द होगा। माइग्रेन में आपको सिर के पिछले हिस्से में दर्द हो सकता है, सिर के अगले हिस्से में दर्द हो सकता है, पूरे सिर में दर्द हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आधे सिर में ही दर्द होगा। तो ज़्यादातर पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, मैक्सिमम पेशेंट्स को पूरे सिर में दर्द होता है या किसी सिर के किसी पर्टिकुलर पार्ट में होता है। और सिर्फ 30-40% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक साइड में हेमिक्रीनियल हेडेक जिसको हम बोलते हैं वो होता है। ओके, तो माइग्रेन और हेडेक कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है? सो हेडेक्स के बहुत कारण हो सकते हैं। तो हेडेक को अगर हम डिवाइड करते हैं तो दो तरीके हैं, एक होता है प्राइमरी हेडेक और एक होता है सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक का मतलब हो गया किसी और कारण से हेडेक है, जैसे आपकी आई साइट वीक है, आपको हेडेक है, आपको खांसी जुकाम है तो आपको हेडेक हो सकता है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो आपको हेडेक हो सकता है, या किसी कारण से आप स्ट्रेस्ड हैं, आपके लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। और ये सेकेंडरी हेडेक, क्योंकि किसी और कारण की वजह से हेडेक है। दूसरे हेडेक होते हैं प्राइमरी हेडेक, जिसमें हेडेक अपने आप में एक बीमारी। अच्छा। और इस प्राइमरी हेडेक का जो मोस्ट कॉमन कारण है वो माइग्रेन। तो हेडेक को आप कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये एक नॉर्मल दूसरे टाइप का हेडेक है, सेकेंडरी हेडेक या जनरल हेडेक है, और एक ये माइग्रेन है। अगर आपको बार बार दर्द होता है, दर्द होने के साथ आपको उल्टी आती है या उल्टी आने का मन करता है, जी कच्चा होता है, आपको जब दर्द होता है तो रोशनी और आवाज़ आपसे सहन नहीं होती, आपको ऐसा लगता है अंधेरे में बैठ जाएं, कोई बोले ना, थोड़ा चिड़चिड़ापन लगता है, आपकी आंखों से पानी गिरता है, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। और अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं और ये हेडेक एपिसोड्स आपको बार बार हो रहे हैं, इनके कुछ पर्टिकुलर ट्रिगर्स हैं, तो इसको हम बोल देते हैं माइग्रेन, जो कि प्राइमरी हेडेक का सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन कारण है। ओके, तो आपने जैसे कहा ना कि माइग्रेन एपिसोडिक होता है, तो एक महीने में कितनी बार पेन हो रहा है तो हम समझ जाएं कि ये माइग्रेन ही है? ऐसा कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या नंबर नहीं होता। तो माइग्रेन दो टाइप का होता है एपिसोडिक माइग्रेन, माने आपको कभी कभी माइग्रेन हो रहा है, महीने में एक बार, 2 बार, या 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार, तो इसको हम बोल देते हैं एपिसोडिक माइग्रेन। और दूसरा माइग्रेन होता है क्रॉनिक माइग्रेन। इसका मतलब है कि आपको बार बार दर्द हो रहा है। अगर महीने में 3 से 4 बार या उससे ज्यादा आपको दर्द के एपिसोड्स हो रहे हैं तो हम इसको बोल देते हैं क्रॉनिक माइग्रेन। सो माइग्रेन के ही दो टाइप हैं, कभी कभी होने वाला हेडेक जिसको हम एपिसोडिक माइग्रेन बोलते हैं, और बार बार होने वाला हेडेक जिसको हम क्रॉनिक माइग्रेन बोलते हैं। ओके, तो ये एपिसोडिक माइग्रेन और क्रोनिक माइग्रेन कब जाकर के वर्स हो सकते हैं? ज्यादातर माइग्रेन जब शुरू होता है पेशेंट्स में तो वो एपिसोडिक माइग्रेन ही होता है, तो वो कभी कभी होता है और उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। सिम्टोमेटिक SOS थेरेपी की, दर्द है तो दर्द की दवाई ले ली, सो गए, सोने से आराम आ गया। लेकिन माइग्रेन की एक खास बात है कि अगर आप उसको जल्दी ट्रीट नहीं करते हैं, माना एपिसोडिक माइग्रेन है आपको और आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लें, उसको इग्नोर करते रहें, या जो आपके ट्रिगर फैक्टर हैं आप उनको हटाएं ना, तो फिर आपका जो एपिसोडिक माइग्रेन है वो धीरे धीरे क्रॉनिक माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर ये क्रॉनिक माइग्रेन भी आप चलने देते हैं तो धीरे धीरे ये हो जाता है कि क्रॉनिक माइग्रेन भी ऐसा हो जाता है कि फिर वो दवाइयों से ठीक ही नहीं होता। तो माइग्रेन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप माइग्रेन का जो पेन है उसको इग्नोर ना करो, बिकॉज अगर वो अभी आपको लग रहा है कि वो कम हेडेक है, हो सकता है आपको परेशान ना कर रहा हो, लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करते रहेंगे वो तो धीरे धीरे बहुत ट्रबलसम, वरीसम पेन सिम्टम्स करेगा, जो कि आपकी डेली रूटीन को इफेक्ट करने लग जाएगा। ओके, तो जैसे अगर किसी को एपिसोडिक माइग्रेन के ट्रिगर मतलब हो रहा है, तो एपिसोडिक माइग्रेन क्या क्रोनिक माइग्रेन में भी चेंज हो सकता है? बिल्कुल। ज्यादातर पेशेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, शुरुआत होता है तो एपिसोडिक होता है, धीरे धीरे वो क्रॉनिक माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये क्रॉनिक माइग्रेन भी दवाइयों से रिस्पॉन्ड कर जाता है अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट कराएं। लेकिन अगर आप टाइम से ट्रीटमेंट नहीं कराते तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी दवाई से ट्रीट होना या रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, ड्रग रेजिस्टेंट माइग्रेन हो जाता है। अच्छा, और तो क्या क्रोनिक माइग्रेन भी एपिसोडिक में चेंज हो सकता है? बिल्कुल। अगर आपको क्रॉनिक माइग्रेन का कोई ट्रिगर है या आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट करा लिया, फॉर एग्जांपल आपको महीने में 15 बार दर्द हो रहा है और वो लगभग 3-4 महीने से आपको है, तो ये क्रॉनिक माइग्रेन है। आप डॉक्टर के पास गए, आपने ट्रीटमेंट कराया, ट्रीटमेंट से आपके हेडेक के जो सिम्टम्स हैं अब वो महीने में आपको 1 या 2 बार हो रहे हैं, तो वो एपिसोडिक में कन्वर्ट हो गया और फिर आपको SOS थेरेपी लेना है। तो एपिसोडिक माइग्रेन क्रॉनिक में जा सकता है, क्रॉनिक माइग्रेन का अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो एपिसोडिक माइग्रेन में कन्वर्ट हो सकता है। एग्जैक्टली। तो आपने जैसे यहाँ पे ट्रिगर फैक्टर्स की बात की, तो माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर्स क्या हो सकता है? मोस्ट कॉमन कारण होते हैं ब्राइट लाइट, लाउड नॉइज,
ट्रैवल, परफ्यूम या स्ट्रॉन्ग स्मेल, स्ट्रेस, नींद का कम होना, कुछ पर्टिकुलर टाइप का खाना जैसे चॉकलेट खाना या कुछ पर्टिकुलर टाइप के नट्स खाने से हो सकता है। ये अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स के टाइम पे ये हेडेक्स होना, कुछ स्पेशल टाइप की दवाइयाँ जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, उनसे भी कई बार हेडेक्स हो जाते हैं, बिकॉज वो भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, तो वो भी हार्मोन्स चेंज करते हैं। तो मोस्ट कॉमन ट्रिगर्स यही हैं। तो ज़्यादातर लोगों के ट्रिगर होते हैं कि सर मैं धूप में चला गया, मुझे हेडेक हो गया, या मैंने कुछ लाउड मूवी देख लिया, मैंने डीजे सुन लिया तो मुझे दर्द हो गया, मैं डिस्क में चला गया, डिस्को में चला गया तो मुझे दर्द हो गया, किसी ने परफ्यूम लगाई या अगरबत्ती जला ली तो मुझे दर्द हो गया, मैंने ट्रैवल कर लिया तो मुझे दर्द हो गया, या मैं 2 दिन से सोया नहीं था, या मेरे को कुछ स्ट्रेस था, वर्क स्ट्रेस था, कुछ टास्क कंप्लीट करना था, कोई डेडलाइंस थी तो मुझे हेडेक हो गया। फीमेल्स में पीरियड्स के टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया। तो ये सब कारण होते हैं, ये सब ट्रिगर्स होते हैं जो माइग्रेन के होते हैं। और खास बात ये है कि हर पेशेंट में ट्रिगर अलग हो सकता है। अब किसी के लिए ये ब्राइट लाइट और लाउड नॉइज हो सकता है, किसी के लिए परफ्यूम हो सकता है, किसी के लिए फास्टिंग हो सकता है, व्रत रखना, टाइम पे खाना नहीं खाना, ये भी एक ट्रिगर है। अच्छा, तो बहुत सारे जितने भी पेशेंट्स मतलब बोलते हैं कि अगर उन्होंने जैसे टाइम पे खाना नहीं खाया, किसी दिन पानी कम पी लिया, तो तुरंत उन्हें माइग्रेन का पेन ट्रिगर हो सकता है। तो खाना और पानी भी एक है माइग्रेन ट्रिगर? बिल्कुल। आपकी रूटीन जो है, इनफैक्ट आपकी रूटीन, आपका ज्यादा सोना हेडेक कर सकता है, आपका कम सोना हेडेक कर सकता है, आपका रूटीन में चेंज हेडेक कर सकता है। आपने खाना नहीं खाया, फास्ट कर लिया, जैसे हम लोगों में हिंदूज में काफी, या इन जनरल मुस्लिम्स में भी, सब रोजा जैसे आया अभी, तो रोजे में बहुत पेशेंट्स हैं जिनको हेडेक हुआ। नवरात्र आए अभी, तो उस टाइम में बहुत सारे पेशेंट्स को हेडेक हुआ, बिकॉज उनका जो खाने का पैटर्न था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। और जैसा मैंने आपको बताया, सबके लिए ट्रिगर अलग है। तो आपको ये पता करना है कि आपका ट्रिगर क्या है, और अगर आप ट्रिगर हटा सकते हो तो ऑलमोस्ट 50 to 70% पेशेंट्स जिनको हेडेक होता है वो सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, ट्रिगर्स को अपने लाइफ से हटा के ही हेडेक ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। सो माइग्रेन अगर आपको लंबे टाइम तक रहा तो पहली बात तो मैंने आपको बताया, एपिसोडिक माइग्रेन जो कभी कभी है वो क्रॉनिक में चला जाएगा। और फिर जब क्रॉनिक हो जाता है तो वो फिर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट माइग्रेन में भी हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो होता है आपकी डेली रूटीन इफेक्ट हो जाती है। आपकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो आपकी एफिशिएंसी है, वो बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट होती है, क्योंकि आपको हेडेक हो रहा है तो आप काम कैसे कर सकते हो, और आप काम नहीं कर पाओगे, उससे और स्ट्रेस होगा, उससे और हेडेक होगा। तो एक तो आपकी पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है। तो इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस कुछ माइग्रेन के पेशेंट्स में पाया गया कि जिन लोगों को माइग्रेन है उनको साथ में एपिलेप्सी होने का रिस्क, उनको स्ट्रोक होने का रिस्क, ब्रेन में क्लॉटिंग होने का रिस्क भी ज़्यादा होता है। क्योंकि माइग्रेन में कुछ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट्स और एबनॉर्मल केमिकल इम्बैलेंस होते हैं ब्रेन में, जिसकी वजह से आपको ये सब होने के भी चांस रहते हैं। ओके, तो अगर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इन सब चीज़ों के चांसेस हैं? भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो फिर जैसे अगर किसी को माइग्रेन का दर्द है और उसे ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि उल्टी का मन हो रहा है, या फिर जी मिचला रहा है, या एकदम अंधेरे में बैठने का मन कर रहा है, तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, सीधे ओवर द काउंटर जा करके दवाई ले लेते हैं। तो बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं? एटलीस्ट एक कंसल्टेशन आपका एक डॉक्टर से बनता है। मेरे पास जो 90% पेशेंट्स माइग्रेन के आते हैं वो हमारे पास बस एक बार ही आते हैं, वो शायद लाइफ में दोबारा कभी नहीं आते, बिकॉज हम उनको बता पाते हैं कि उनकी ये बीमारी है और ये इलाज का तरीका है। अगर किसी को हेडेक है और वो माइग्रेन के टाइप का हेडेक है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना चाहिए कि एक एक्सपर्ट जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट होता है उससे मिले। हो सकता है वो आपका पहला और आखिरी कंसल्टेशन, क्योंकि वो आपको बता दें कि आपको ये माइग्रेन है, और जब वो आपको ट्रिगर का डिस्कशन करेंगे, आपसे आपकी बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है आपको एहसास हो मेरा ये ट्रिगर है, और आप ट्रिगर अपने लाइफ से हटा दो। फॉर एग्जाम्पल, नींद नहीं ले रहे हो, आप नींद लेने लग जाओ, या कुछ पर्टिकुलर धूप से है आपको तो आप गॉगल लगाने लग जाओ, हो सकता है आपको हेडेक हो, ठीक हो जाए। दूसरा, अगर एपिसोडिक माइग्रेन है तो वो आपको बता देंगे कि ये पेन किलर है आपको जो लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, वो पैरासीटामोल हो सकता है, वो कोई एनसेट्स एनाल्जेसिक हो सकता है, या कोई स्पेशल टाइप की माइग्रेन की दवाई हो सकती है। तो वो आपको बता दें कि SOS ये थेरेपी ले लें। और अगर आपको क्रॉनिक माइग्रेन है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं कि जो आपको ट्रीटमेंट देंगे, और हो सकता है आपका हेडेक ठीक हो जाए, और फिर आपको हो सकता है डॉक्टर के कंसल्टेशन की उतनी जरूरत ही ना पड़े। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर, हम लोग थोड़े अभी ना माइग्रेन की कॉजेज डिस्कस करेंगे कि क्या कॉजेज हो सकते हैं माइग्रेन के। सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि अगर जैसे आज के टाइम पर हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, आप जिस हिसाब से काम करते हैं आपका पॉस्चर खराब होता है, तो क्या अगर किसी का पॉस्चर खराब है तो इसके कारण भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है?
पोस्चर खराब से नहीं होता, बट हाँ लाइफस्टाइल से हो सकता है। लाइफस्टाइल में स्ट्रेस भी आता है, लाइफस्टाइल में इंक्रीज स्क्रीन टाइम भी आता है। जैसे आप माना रात को अंधेरे में बैठ के मोबाइल देख रहे हो, मैंने आपको माइग्रेन का ट्रिगर बताया था, ब्राइट लाइट और लाउड नॉइज। आपने ईयरफोन लगा रखे हैं, आपके स्क्रीन का कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, दैट कैन बी अ ट्रिगर ऑफ माइग्रेन। सो आप सो कम रहे हो, अल्कोहल इज अ ट्रिगर ऑफ माइग्रेन। तो सैटरडे नाइट पार्टी कर रहे हैं हम जिसमें हमने अल्कोहल कंजम्पशन कर लिया, दैट कैन बी अ ट्रिगर ऑफ माइग्रेन। सो लाइफस्टाइल इन जनरल कैन कॉज माइग्रेन, स्पेशली अगर उसके साथ स्ट्रेस, नींद की प्रॉब्लम और हमारे ये गैजेट्स का यूज ज्यादा है, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, अल्कोहल कंजम्पशन है, इन सब की वजह से आपको हेडेक हो सकता है। ओके तो जैसे आपने स्क्रीन टाइम की बात की, तो मोस्टली लोग रात में सोने से पहले फोन, लैपटॉप या टीवी जरूर देखते हैं, और वो भी एकदम अंधेरा करके उन्हें देखना पसंद है। तो आपके हिसाब से फिर स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए और डिस्टेंस कितना मेंटेन करे और कितने टाइम के लिए, ताकि माइग्रेन ट्रिगर ना हो? बहुत कॉमन मैं वो बताता हूँ कि 1 मीटर बोलते हैं आइडियली तो, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आपकी एल्बो और ये आपका हाथ। अच्छा। तो आपके एल्बो से आपके हाथ को रखिए एटलीस्ट इतना डिस्टेंस, और हो सके तो शोल्डर से हाथ, तो इतना दूर आपका स्क्रीन होना चाहिए। और अगर इससे ज्यादा दूर है, पास है, तो इसका मतलब है कि आपके स्क्रीन ज्यादा पास है। कम बात करते हैं स्क्रीन टाइम की। पहली बात तो आप स्क्रीन यूज तब करें जब आपको जरूरत हो। अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए उसको देखना है तो अपने फोन को ना यूज करके आप अपने टीवी को यूज करें। और उस समय अंधेरे में ना करें, लाइट जला लें कमरे की। एक अच्छा वेल लिट रूम होना चाहिए, तो उससे आपको हेडेक होने के चांस कम हो जाते हैं। बट स्क्रीन टाइम शुड बी मिनिमम, स्पेशली सब लोगों के लिए स्क्रीन टाइम मिनिमम होना चाहिए, लेकिन स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनको माइग्रेन है उसके लिए स्क्रीन टाइम बहुत कम होना चाहिए। ओके तो जैसे जो लोग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख रहे हैं, मान लीजिए लेट सपोज वो टीवी देख रहे हैं, तो वो क्या देख रहे हैं, क्या इससे भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है? अगर बहुत ज्यादा एक्शन वाली मूवी देख रहे हैं या बहुत शोर शराबे वाली फिल्में देख रहे हैं, इससे भी ट्रिगर होता है? शोर शराबे वाली से जी होता है कि अगर बहुत शोर शराबा है, बहुत मार धाड़ है, बहुत मूवी में मार तोड़ है, तो उसकी वजह से जो बहुत साउंड्स आएंगे उससे हो सकता है। सो अगर कोई शांत मूवी है जिसमें नॉर्मल डायलॉग्स हैं, हो सकता है उससे ना हो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी मूवी में बहुत मार धाड़ है, बहुत पैटर्न्स आ रहे हैं, ब्राइट कलर्स हैं बहुत ज्यादा, तो उससे हो सकता है। सो आई कैन से कि आपको रोहित शेट्टी की मूवी से हेडेक होने के ज्यादा चांस हैं बजाय कि अनुराग कश्यप की मूवी से। ओके आई थिंक दोनों की फिल्में मोस्टली थोड़ी सी वैसी होती है, मतलब अनुराग कश्यप की डार्क थोड़ी होती है, बट लेकिन वो शांत होती है, वहाँ पे तोड़फोड़ ज्यादा होती है। हाँ एग्जैक्टली। तो वैसे ही मतलब अगर आप माइग्रेन के पेशेंट हैं तो ऐसी टाइप के फिल्में या जो भी देखना अवॉइड कर सकते हैं। मतलब एज इन आप डिसाइड कर सकते हो। और दूसरा पे आप अपना ईयरफोन लगा रहे हो या अपने टीवी का घर पे स्पीकर का साउंड, उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो इसमें साउंड डेसिबल का भी कोई रोल होता है? जी, जितना लाउड नॉइज होगा वो प्रॉब्लम करेगा। जैसे मैंने बताया डीजे का साउंड, ईयरफोन में आप बहुत लाउड म्यूजिक सुन रहे हो लंबे टाइम तक, वो सिर्फ आपके माइग्रेन का कारण तो बन ही सकता है, वो आपकी हियरिंग लॉस का भी कारण बन सकता है। एग्जैक्टली। लोग क्या करते हैं, जैसे आपने कहा सैटरडे नाइट पार्टी करनी है, तो 5 दिन तो काम कर लिया, अब अचानक से पार्टी करने जाएंगे, इतना लाउड म्यूजिक रहेगा जिसकी वजह से भी उनका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। तो थिएटर्स वगैरह में भी देखने जाते हैं फिल्म, तो वहां से भी हो सकता है। जिसको ब्राइट लाइट और लाउड नॉइज से ट्रिगर होता है, बिकॉज थिएटर में आपको दोनों चीजें मिल रही हैं। करेक्ट। ब्राइट लाइट भी है, लाउड नॉइज भी है और अंधेरा भी है, जो कि तीनों चीजें आपके लिए कॉन्ट्राडिक्शन है। हेडेक होने के लिए आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आपको अवॉइड करना चाहिए। तो बहुत लोग जिनको माइग्रेन होता है उन्हें मूवी देखने से ट्रिगर कर सकता है। एग्जैक्टली। तो अगर सोने का पैटर्न चेंज हो, तो जैसे अगर हम लोग डेली टाइम पे सो रहे हैं, एक दिन भी थोड़ा आगे पीछे हुआ, तो इस वजह से भी ट्रिगर होने के चांसेस है? तो माइग्रेन के पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू स्लीप चेंजेस। इनफैक्ट सिर्फ कम सोने से नहीं, टाइम चेंज होने से, ज्यादा सोने से भी हेडेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हाँ, आप 6 से 8 घंटे सो रहे हो और आपने संडे को आपने सोचा कि आज तो मैं 12-1 बजे उठूंगा, तो दैट कैन आल्सो कॉज हेडेक, बिकॉज वो आपकी रूटीन चेंज हो गई। तो अगर बीच में पावर नैप्स लेना वो सही है या उससे भी हो सकता है? अगर आपको उससे कंफर्ट लगता है देन इट इज गुड फॉर यू। पावर नैप्स इन एनीवेज गिव योर ब्रेन चांस टू रिकवर। तो एक तरीके से आपकी पावर नैप्स, उन लोगों को पावर नैप सबकी अच्छी किस्मत नहीं होती, तो सबको आते भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझसे पूछो कि मैं अचानक से सो के अचानक से उठ सकता हूं, तो माय आंसर इज नो। मुझे सोने में भी आधा घंटा 15 मिनट लगेगा और फिर आई कैन नॉट वेक अप आफ्टर 15-20 मिनट्स। सो पावर नैप्स वैसे सबके लिए नहीं होती। हाँ, बट अगर किसी को हेडेक हो रहा है और उस समय आप एक पावर नैप ले लेते हो, तो वो आपके हेडेक का ट्रीटमेंट हो सकता है। एग्जैक्टली। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें माइग्रेन का दर्द ट्रिगर हुआ है, एंड दे सेड मुझे बस 15-20 मिनट की नींद चाहिए, और वो सो करके आते हैं एंड उनका दर्द गायब हो चुका होता है। तो ये भी आई थिंक एक, आप अगर चाहते हैं कि कम करना, तो ये चीजें भी ट्राई कर सकते हैं।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाने के पैटर्न में चेंजेस हो गए, अगर खाया नहीं टाइम पर या आज फास्ट कर लिया, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली, जंक फूड खा लिया, तो इस वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो बिल्कुल सकता है। होता है, माइग्रेन ट्रिगर होता है। माइग्रेन के फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, व्रत रखना या टाइम पे खाना नहीं खाना। उससे हमारे बॉडी को ग्लूकोज कम हो जाता है, जिसकी वजह से हेडेक होता है। स्पेशली अगर आप बिना खाना खाए एक्सरसाइज कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं वो बिना खाए जाते हैं, तो उस समय जिम में एक्सरसाइज करने से आपकी ऑलरेडी शुगर लो होती है और खाना आपने खाया नहीं है, तो बॉडी में कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आपका माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। कमिंग टू कि डिफरेंट खाना, फॉर एग्जांपल कुछ स्पेशल टाइप के खाने, जैसे कुछ लोगों में चीज़ से हेडेक हो जाता है, चीज़ से। अच्छा। और कुछ लोग नट्स से एलर्जिक होते हैं, तो उनको स्पेशल टाइप के नट्स खाने से हेडेक हो सकता है। अल्कोहल, मैंने आपको एक बात बताया, तो इन सब चीज़ों से आपको हेडेक हो सकता है। तो डॉक्टर, आपने जैसे कुछ फूड आइटम्स बताए कि चीज़ खाने से इस हो सकता है माइग्रेन ट्रिगर कई लोगों में, तो ये कैसे हम पहचानें कि इस खाने से हमें माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है? आपको अपने जो पैटर्न है, जो रूटीन है, उसको एनालाइज करना होगा खुद ही, और आप ही इसके बेटर जज हो, क्योंकि कोई और आपको आके नहीं बता सकता ये बात। हम आपको ये बता सकते हैं कि ये टाइप के खाने से होता है, देन यू हैव टू फाइंड आउट योरसेल्फ कि ये पर्टिकुलर खाना मैंने खाया और मुझे हेडेक हो गया। तो आप अपने हेडेक का एक डायरी बनाओ। हम अपने सारे माइग्रेन के पेशेंट्स को बोलते हैं एक हेडेक की डायरी बनाइए। कब दर्द हुआ, कितनी देर रहा, कैसे हुआ, उससे पहले क्या कर रहे थे आप। तो उससे आपको एक पैटर्न आ जाएगा। जब आपको पैटर्न दिख जाएगा तो फिर आप उस पैटर्न को चेंज कर सकते हो, और फिर आप अपने हेडेक को ट्रीट कर सकते हो। तो आपको, अगर आपको एक सेट पैटर्न होगा, माइग्रेन के पेशेंट्स में एक सेट पैटर्न होता है, वो आपको दिखेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप उसको नोटिस करो। और नोटिस करने के लिए पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है हेडेक डायरी। आपके पास फोन है, फोन में आप नोट्स बना लीजिए कि आज मेरे को इस समय हेडेक हुआ, इससे पहले मैं ये कर रहा था। फिर आपको अगली बार हुआ, आपने वो किया, तो आपको लगेगा परसिस्टेंटली एक चीज है जो मैं कर रहा हूँ, परसिस्टेंटली एक टाइप का खाना मैं खा रहा हूँ तो मुझे हेडेक हो रहा है, या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ तो हेडेक हो रहा है, तो वो आपको पता चल जाएगा। ओके। तो इसके अलावा स्ट्रेस भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि लोग आजकल बात बात पे स्ट्रेस लेने लगते हैं, उन्हें एंग्जाइटी, या कई लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो इस वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। स्ट्रेस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण है माइग्रेन का। और बिकॉज लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम लोग के पास डेडलाइंस होते हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत सारे। तो उस समय क्या होता है, जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और उनमें से कुछ हार्मोन्स ही माइग्रेन का कारण होते हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है माइग्रेन का, और स्ट्रेस से अवॉइड करना या बच पाना, अपनी रूटीन को थोड़ा सा चैनलाइज करना, एनर्जी को चैनलाइज करना, और उसके साथ साथ कुछ योगा, प्राणायाम, रिलैक्सेशन थेरेपी, ये माइग्रेन का प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों। ओके। तो आप जैसे एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, योगा या प्राणायाम, कुछ ऐसे एक्सरसाइज जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे अगर किसी को माइग्रेन है तो? जैसे डीप इनहेलिंग, डीप एक्सरसाइज, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन, मसल स्ट्रेचिंग, ठीक है, ये सब चीजें जो है बेसिक एक्सरसाइज। जैसे आपके स्कूल में पीटी होती है ना, वो एक एक्सरसाइज कर ली, 5 मिनट के लिए उछल के जो है हाथ कर लिया, बॉडी के सारे जॉइंट स्ट्रेच कर लिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, दैट्स इट। कुछ ऐसा आपको ये नहीं करना है कि जिम में जाना है, कुछ मसल मास बनाना है या बहुत वेट ट्रेनिंग करनी है, ये बेसिक एक्सरसाइज ही सफिशिएंट है, उससे हो सकता है। जी। बहुत सारे लोगों के साथ विजन प्रॉब्लम वाली भी चीज होती है कि अगर उन्हें विजन प्रॉब्लम है तो उससे भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। विजन की प्रॉब्लम से नहीं होता, रादर देन अगर आपका चश्मे का नंबर चेंज हो गया, आपके ग्लासेस का नंबर, आई ग्लासेस का नंबर्स चेंज हो गए हैं, या फॉर एग्जांपल स्पेशली अगर आपको चश्मा लगा है और आप रात में गाड़ी चला रहे हो तो बहुत ज़्यादा ग्लेयर पड़ता है, स्पेशली उन लोगों को जिनको चश्मा लगा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे चश्मा लगा है और मैं रात में लंबी गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे एक ग्लेयर होता है। तो वो एक ग्लेयर है, जो एंटी ग्लेयर ग्लासेस तो बहुत आते हैं लेकिन 100% फुल प्रूफ कुछ नहीं होता। तो वो ग्लेयर आपको हेडेक कर सकता है। आप लैपटॉप चला रहे हो, उससे भी आपके आईज में थोड़ा सा शाइनिंग, ग्लेयर, ग्लिटरिंग ज़्यादा होती है, तो उस वजह से आपको हेडेक हो सकता है। बट ऐसा चाहिए नहीं कि चश्मा लगाए तो आपको हेडेक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, नंबर वैसे भी अगर आपका चेंज हो रहा है तो आपको हेडेक हो सकता है, बिकॉज देन वो आपके आई के मसल्स पे स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है, तो वो हेडेक होता है। बट वो सेकेंडरी हेडेक है, वो माइग्रेन नहीं है। लेकिन अगेन इस ट्रिगर से आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, बिकॉज इवेंचुअली तो बॉडी भगवान ने कंपार्टमेंटलाइज नहीं करी है, सेग्रीगेट नहीं करी है, अलग अलग भागों में डिवाइड नहीं करी है, बॉडी तो एक ही है। तो एक पार्ट में अगर प्रॉब्लम होगी तो वो दूसरे पार्ट को भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, सीजनल चेंज के कारण भी माइग्रेन ट्रिगर होता है? बिल्कुल। माइग्रेन बहुत, जिन लोगों को माइग्रेन होता है उनको अगर बहुत गर्मी में आप भेज देंगे तो हेडेक हो जाएगा। सर्दियों में बहुत कॉमन होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के लिए माइग्रेन के पेशेंट सेंसिटिव होते हैं। अगर ठंड में गए और बाहर ठंडी हवा लग गई
तो उनको हेडेक हो जाता है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप कैप पहन के रखें। कुछ लोगों को एसी की हवा से ट्रिगर करता है, आप कार में बैठे हो और एसी की हवा आपके फेस पे आ रही है, दैट कैन ट्रिगर योर हेडेक, दैट कैन ट्रिगर माइग्रेन अटैक। सो बहुत गर्मी में आप गए हो, धूप में चले गए, गर्मी में चले गए, उससे ट्रिगर हो जाता है। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स कैन कॉज हेडेक, स्पेशली जैसे अब हम बैठते हैं कि ज़्यादातर एसी एनवायरनमेंट में बैठते हैं, डेस्क जॉब कर रहे हैं, एंड सडनली आप बाहर गए तो अंदर टेम्परेचर है 20-25 डिग्री सेल्सियस और आप बाहर निकले तो 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर वेरिएशंस जो होते हैं, इनसे भी हेडेक्स होते हैं। तो सडन हो सकता है या फिर अगर आप बार बार जा रहे हैं तो वो भी अफेक्ट करेगा? एक बार जाने से भी हो सकता है, बट हाँ बार बार जाने से ज्यादा होता है। यूजुअली माइग्रेन की एक खास बात होती है, ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम ऐसे स्टार्ट हो गया। माइग्रेन गिव्स यू टाइम। तो जब शुरू होगा, शुरू होने से लेके तेज होने में कम से कम आधे 1 घंटे से लेके 2-3 घंटे तक लगते हैं, और फिर वो हेडेक तेज हो जाएगा और वो पूरा दिन रहेगा अनलेस आप सो जाओ या कोई पेन किलर खा लो। तो माइग्रेन आपको टाइम देता है, और ये वो टाइम है जब आप माइग्रेन को एक्चुअली ट्रीट कर सकते हो। अगर आप जितना जल्दी ट्रीट करोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, तो सबसे पहले तो आपको अपने ट्रिगर फैक्टर्स ही पहचानने होंगे कि क्या है। अगर उसे हमने कंट्रोल कर लिया तो माइग्रेन खुद ही कंट्रोल हो सकता है। दवाइयों का रोल क्या है माइग्रेन के पेन में? लोग क्या करते हैं यूजुअली कि खुद से जाकर के दवाई खा लेते हैं। उन्हें कब खानी चाहिए, कौन सी दवाई खानी चाहिए, कोई आइडिया नहीं। यहाँ पे मतलब इंडिया में तो यही कल्चर है कि आप ओवर द काउंटर जाकर के दवाई ले सकते हैं। तो इससे क्या माइग्रेन और वर्स हो सकता है गलत दवाई खाने से? बिल्कुल। सो माइग्रेन के पेशेंट्स में एक एंटिटी होती है मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। अच्छा। तो जैसा मैंने आपको बताया, माइग्रेन 2 टाइप का होता है, एपिसोडिक, क्रॉनिक। और स्पेशली अगर आपको क्रॉनिक माइग्रेन है, बार बार हो रहा है, तो आप हेडेक की दवाई बार बार खाओगे तो कुछ टाइम बाद बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि जो हेडेक की दवाई है, पहला तो उससे आपकी टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, एक तो आपको वो रिलीफ नहीं करेगी। सेकेंड, उस दवाई की वजह से भी आपको हेडेक होने लग जाता है, और उसको हम बोलते हैं मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप दवाई खाएं, इवन इफ वो एक एनाल्जेसिक पेन किलर है, तो आप डॉक्टर से कंसल्टेशन में खाएं। अब माइग्रेन के जो ट्रीटमेंट है उनकी भी अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको माइनर पेन है तो वो एक पैरासीटामोल का टैबलेट भी आपका काम कर सकता है। अगर वो आपको दर्द थोड़ा ज़्यादा है तो आपको एक एनाल्जेसिक टैबलेट, फॉर एग्जांपल नेप्रोक्सन डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशंस आते हैं मार्केट में, वो आपको मिल सकता है। एंड द थर्ड स्टेप इज़ कि ट्रिप्टान्स करके एक दवाई आता है, तो वो सब हम दवाइयाँ दे सकते हैं जो हेडेक है, और हर पेशेंट में अलग होता है। फॉर एग्जांपल, किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है, उसको कुछ कार्डियक कंप्लेन है, हार्ट का इशू है, तो उस पेशेंट पे हम जनरली ट्रिप्टान जो मैंने दवाई बोली वो अवॉइड करते हैं, बिकॉज उससे बीपी बढ़ जाता है। अच्छा। अगर माना किसी पेशेंट को अल्सर है पेट में और उसको गैस्ट्राइटिस है, बहुत एसिडिटी है, तो उस पेशेंट्स में एनसेट्स, जो एनाल्जेसिक, जनरल एनाल्जेसिक्स जो आपको मिलते हैं, वो अवॉइड करते हैं। तो हर पेशेंट का अलग वो है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि डॉक्टर से आप कंसल्ट जरूर करें, बिकॉज वो आपको जो आपको दवाई खानी है, इवन इफ आपको ओवर द काउंटर ही दवाई खानी है, बट वो ओवर द काउंटर कौन सी दवाई खानी है वो डॉक्टर आपको बताएगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपको हाई बीपी है और आपने ट्रिप्टान खा लिया, आपका बीपी शूट हो गया, उसकी वजह से आपको ब्रेन हेमरेज हो गया, स्ट्रोक हो गया, कुछ भी हो सकता है। सो इट्स नॉट दैट कि आप कोई भी ओवर द काउंटर गए दवाई खा ले। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सर हमें तो 20 साल से खा रहे हैं, हम ये 25 साल से खा रहे हैं, बट हो सकता है 25 साल पहले आपका बीपी ज्यादा ना हो, अब 25 साल बाद आपका बीपी ज्यादा हो, अब आपकी दवाई चेंज करने की जरूरत हो। तो यहीं पे एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, और वी हैव एक्सपर्ट्स इन इंडिया एवरी स्ट्रीट। हमें हर स्ट्रीट में, हर गली में, हर कोने में एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं। गूगल बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। तो वो एक प्रॉब्लम है, बिकॉज उससे क्या होता है, अगर आप बार बार पेन किलर खा रहे हो, अनप्रिस्क्राइब्ड खा रहे हो, एक तो वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी, दूसरा उससे मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक हो सकता है, थर्ड उससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बिकॉज पेन किलर्स आप बहुत ज्यादा अगर खा रहे हो, माना महीने में 10 बार 15 बार पेन किलर खा रहे हो, तो उससे ऑब्वियसली आपको नुकसान होगा। आपके पेट में अल्सर्स, एसिडिटी हो सकता है, आपके किडनीज में इश्यूज हो सकते हैं, या आपको डिपेंडेंस हो सकती है उस दवाई की। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर किसी ने बहुत लंबे टाइम तक माइग्रेन की दवाइयाँ खाई हैं ओवर द काउंटर, बिना किसी मेडिकेशन या बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया, आप पेन किलर से सबसे पहले तो ये होगा, पेन किलर काम करना ही बंद कर दे। काम ही करना बंद कर दे। हाँ, आपको जो आज से 6 महीना पहले पेन किलर खाते ही आराम आ जाता, वो आराम नहीं आएगा। अच्छा। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी टॉलरेंस डेवलप हो जाती है उस दवाई के लिए, और बॉडी जो एडेप्ट हो जाती है उस दवाई के लिए, तो आपको जो एफिकेसी है, जो इफेक्टिवनेस उस दवाई की होती है, वो कम हो जाती है।
दूसरी चीज, हर कोई भी दवाई आप खाते हैं उसका कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है। करेक्ट। सो जैसे आप पेन किलर्स खा रहे हैं, अगर आप थोड़ी बहुत खा रहे हैं, महीने में 2-4 बार खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर माना आप वो 10 बार दवाई खा रहे हैं तो उससे आपको एसिडिटी हो सकती है, पेट में अल्सर हो सकते हैं, आपके किडनीज पे वो इफेक्ट कर सकती है। बहुत सारी दवाइयाँ आपकी, जो दूसरी दवाइयाँ आप खा रहे हैं, माना किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत सारी दवाइयों का आपस में इंट्रैक्शन होता है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। ट्रिप्टान करके दवाई आती है माइग्रेन की, जिसमें कि उससे आपका बीपी बढ़ सकता है। अगर आपको कार्डियक पेशेंट्स हैं, आपको कुछ हार्ट की बीमारी है, तो वो प्रॉब्लम कर सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप लंबे टाइम तक ओवर द काउंटर मेडिसिन खा रहे हैं, एक तो उससे आपको ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, माना वो दवाई काम करना ही बंद कर देगी, और माइग्रेन ड्रग रेजिस्टेंट, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हो जाएगा, कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। तो माइग्रेन पहले तो आप पहचाने कि ये बीमारी है, एपिसोडिक माइग्रेन को जल्दी ट्रीट करें, उसको क्रॉनिक में कन्वर्ट ना होने दें, और अगर वो क्रॉनिक हो गया है तो उसको एक एक्सपर्ट से ट्रीटमेंट कराएं। हम कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे कि आपकी जो ओवर सेंसिटिविटी है, जो आपके पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स की, आपके नर्व्स की, जो ब्रेन की ओवर सेंसिटिविटी है, वो कम कर देती है। तो आपको हेडेक का जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो कारण है, हम उस पे काम करते हैं बजाय कि हेडेक पे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। माना किसी को डेंगू है या मलेरिया है, तो किसी को अगर मलेरिया है तो एक तो है कि बुखार का ट्रीटमेंट करो, आप पैरासीटामोल खाते रहो, खाओगे बुखार उतर जाएगा। लेकिन अगर मलेरिया है तो दोबारा आएगा। जब तक आप मलेरिया का ट्रीटमेंट नहीं करोगे, बुखार होता रहेगा। तो बुखार की गोली खाना मलेरिया का इलाज नहीं है। इसी तरीके से पेन किलर खाना माइग्रेन का इलाज नहीं है। माइग्रेन का जो कारण है, आप उसका इलाज करेंगे तो आपको माइग्रेन के अटैक्स होंगे ही नहीं। और फिर अगर वो होंगे तो वो इतने कम होंगे कि आपको महीने में 1-2 बार पेन किलर खाने की जरूरत पड़ेगी, वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। तो ये जो माइग्रेन के अटैक्स है, ये मिनिमम और मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन के लिए रह सकते हैं? मिनिमम एटलीस्ट मान के चलें कि 2-3 घंटे से लेके मैक्सिमम 3-3 दिन तक रह सकते हैं। 3 दिन तक रह सकते हैं। और अगर जैसे जिसके 2-3 घंटे में ठीक हो जा रहे हैं, क्या उनके लिए ये है कि माइग्रेन का अटैक उनको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा? हाँ, जिसको अगर माइल्ड माइग्रेन है, बहुत सीवियर इंटेंसिटी का नहीं है, या वो जल्दी ठीक हो जा रहा है, ऑब्वियसली उनको रूटीन में उतना इफेक्ट नहीं करता। बट ज़्यादातर पेशेंट्स जिनको माइग्रेन होता है, अनलेस वो कुछ पेन किलर खाएं या वो आराम कर लें, नींद ले लें, शांति से बैठ जाएं, हेडेक ठीक होता नहीं है। Exactly, तो ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो उनको बोलते हैं कि 1-2 घंटे में तेज़ हो जाता है, और फिर पूरा दिन रहता है, जब तक मैं रात को सो नहीं जाता, जब सुबह उठता हूँ तभी ठीक होता है। तो जैसे अगर जिसका माइग्रेन 2-3 दिन से ज़्यादा का पेन रह रहा है, तो फिर उनके लिए चीज़ें कितनी वर्स हो सकती हैं? उसकी काफ़ी वर्स होती हैं, बिकॉज उनसे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इफेक्ट होती है। आप खुद सोच के देखें कि अगर किसी आदमी को 3-3 दिन दर्द हो रहा है, तो वो क्या एफिकेसी के साथ काम करेगा, उसकी वर्क पे, अपने काम पे उसकी कितनी एफिशिएंसी रहेगी, और उसकी वजह से और स्ट्रेस होगा, और उससे और हेडेक होगा, हेडेक से और ज़्यादा एफिशिएंसी डाउन होगी, और एक साइकिल शुरू हो जाएगा जिसमें हेडेक की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे, काम करने की वजह से, ना कर पाने की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से और हेडेक हो रहा है, और ये हेडेक कभी ठीक ही नहीं होगा। दूसरा क्या होता है कि जैसे जैसे आप इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और हेडेक आपका बढ़ता जाता है, दवाइयाँ काम करना लेट स्टेजेस में बंद कर देती हैं। करेक्ट। तो जैसे डॉक्टर आपने कहा ना कि बहुत सारे लोग सो जाते हैं, तो उनका माइग्रेन का दर्द थोड़ा ठीक हो जाता है अगर दवा खा के। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो सुबह उठते हैं तो उन्हें माइग्रेन का अटैक आ जाता है, उठते सहित, कि पता नहीं मेरी आंख खुली और मुझे पेन होने लगा। तो ये फिर सुबह अटैक्स क्यों आते हैं? सुबह अटैक्स इसलिए आते हैं क्योंकि ये पेशेंट्स जो आप बता रहे हैं जिनको सुबह अटैक आ रहे हैं, ये क्रॉनिक माइग्रेन के पेशेंट्स हैं। और या फिर इन्होंने उसके पिछले दिन में या पिछले कुछ टाइम में या रात में कुछ ऐसे ट्रिगर होते हैं, या तो उनको नींद अच्छी नहीं आई, या उन्होंने पिछली रात को अल्कोहल ले लिया, या अगेन वही मैंने आपको बताया स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, रात को फ़ोन चलाते हुए वो कर दिया, तो वो कारण होता है। या फिर जो क्रॉनिक माइग्रेन के पेशेंट्स हैं उनको अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स भी हो सकते हैं। ओके, आपने अल्कोहल की बात की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्कोहल पी करके उन्हें नींद अच्छी आती है तो उनका पेन गायब हो जाता है। हाँ, तो दर्द ऐसे तो आप ये बोलो कि अल्कोहल पी के ना लोगों को ठंड भी नहीं लगती। आपने देखा होगा शादियों में लोग शराब पी के नाचते रहते हैं, वहीं बगल में गिरे पड़े रहते हैं आसपास में, और उन्हें ठंड भी नहीं लगती। नहीं, ऐसा नहीं है। सो होता क्या है, एक होता है दर्द का चला जाना, और एक होता है दर्द का महसूस नहीं होना। तो उस तरीके से तो आप सोचो कि जो आदमी बेहोश है उसको पेन भी महसूस नहीं होता। ठीक है। तो अल्कोहल क्या करता है कि अल्कोहल, और अगर आप नींद के लिए पूछो तो मेरे हिसाब से तो अल्कोहल नींद का बहुत महंगा इलाज है। अच्छा। अगर आपको माना नींद के लिए आप अल्कोहल ले रहे हो तो इससे ज्यादा महंगा तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि पहला तो अल्कोहल खुद महंगा है अगर आप पी रहे हो तो। सेकंड,
वो अल्कोहल जब आप पी रहे हो तो उससे आपको बीमारियां होने वाली हैं, आपके राइट। लिवर पे इफेक्ट डालता है, आपके इंटेस्टाइन पे इफेक्ट डालता है, आपके किडनी पे इफेक्ट डालता है। जो ये परेशानियां होने वाली हैं लॉन्ग टर्म में, उसके इलाज में आप इतना पैसा खर्च करने वाले हो। हाँ। तो अगर आप सबका कंपाउंडिंग इफेक्ट निकाल के देखो तो ओवरऑल बड़ा महंगा इलाज है नींद का। अगर नींद के लिए कोई पी रहा है तो अल्कोहल इन इटसेल्फ इज ए ट्रिगर। तो अगर आप अल्कोहल पीते हो सकता है आपको लग रहा है नींद आ गई है, आपको शांति मिल गई है, लेकिन अगर आपको अर्ली मॉर्निंग जब आप उठोगे तो आपको रिबाउंड होगा, आपको वापस हेडेक होगा। हेडेक होगा। और वो जिसको हम हैंगओवर भी कई बार बोल देते हैं, तो वो भी होने के चांस हैं। देन उसके साथ अल्कोहल के साथ तो टॉलरेंस, डिपेंडेंस, बाकी बहुत सारी चीजें और भी होती है। अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइएगा कि जिससे अदर प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी है, डायबिटीज है, अगर उनमें माइग्रेन हो जाता है तो फिर ये दो बीमारियां मिलकर के कैसे कंडीशन खराब कर सकती है? खराब ऐसे कर सकते हैं कि माइग्रेन अगेन एक स्ट्रेसफुल स्टेट है। अगर किसी को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेसफुल कोई भी स्ट्रेसफुल स्टेट होगा, उसमें आपका बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा। बॉडी का ये नॉर्मल रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे भागना है तो उस समय मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सो बॉडी एक्स्ट्रा शुगर प्रोड्यूस करता है, बॉडी बीपी थोड़ा सा हाइपर बढ़ा के रखेगा, आपका पल्स रेट थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। यू आर इन एन एंग्शियस स्टेट। आप बोलते हैं ना मेरा एक प्रेजेंटेशन है और मेरे को पैल्पिटेशन हो रहा है, मुझे है ना घबराहट हो रही है। क्यों होता है? क्योंकि एक एंजाइटी का स्टेट। तो जब आपको हेडेक होता है तो आपको ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रेसफुल स्टेट है। तो वो आपके शुगर के कंट्रोल को, आपके ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को खराब कर सकता है। ओके, तो हमने जैसे इतने सारी कॉजेज पर बात कर ली, क्या ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, ट्रीटमेंट पर आते हैं। माइग्रेन का ट्रीटमेंट क्या सिर्फ दवाओं से ही किया जा सकता है या कोई और भी इलाज है? नहीं, तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले माइग्रेन का ट्रीटमेंट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन इज थ्रू अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर्स। आप अपने ट्रिगर का पता करें, अवॉइड करें। अब दूसरा आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट अगेन मैंने आपको बताया दो टाइप का हेडेक है। एपिसोडिक, जो कभी कभी हो रहा है, माना महीने में 1-2 बार हो रहा है, उसके लिए SOS, एनाल्जेसिक्स या पैरासीटामोल या दूसरी दवाइयाँ खा सकते हैं। और क्रॉनिक माइग्रेन में हम कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिनका मिनिमम कोर्स जो होता है वो 3 से 6 महीने का होता है, जो आपको खानी होती हैं। उससे आपके नर्व्स की जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, और फिर आपको हेडेक या तो होगा नहीं, या होगा तो महीने में 1-2 बार होगा और वो बहुत तेज नहीं होगा। और अगर होता है तो फिर आप SOS टैबलेट ले लें। ज़्यादातर पेशेंट्स में, मोर देन 60-70% पेशेंट्स में, ये दवाइयाँ हम 3 से 6 महीने में बंद कर देते हैं। पेशेंट अपने ट्रिगर्स को अवॉइड करते हैं और SOS थेरेपी पे रहते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो अगर जैसे हम दवाई बंद करते हैं, जिनको दोबारा हेडेक्स हो जाता है, उनमें ये दवाइयाँ काफ़ी लंबे समय तक चल सकती हैं। और डिफरेंट पेशेंट्स में उनकी प्रोफाइल के हिसाब से दवाई अलग होती है। जैसे आपने बताया कि किसी को नींद की प्रॉब्लम है तो उसके लिए माइग्रेन का प्रोफाइलेक्सिस अलग होगा। किसी को शुगर है तो माइग्रेन का प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट अलग होगा। कोई ओवरवेट है उसके लिए माइग्रेन का ट्रीटमेंट अलग होगा। मेल्स के लिए अलग होगा, फीमेल्स के लिए अलग होगा, बच्चों के लिए अलग होगा। तो सब लोगों के लिए माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस अलग होते हैं। बट बेसिक टारगेट ये होता है कि आपको जो बार बार हेडेक हो रहा है उसको कम किया जाए और हेडेक को मिनिमम पे ले आया जाए, विच कैन बी 0 और मिनिमम। ओके, तो डॉक्टर जैसे बच्चों में अगर माइग्रेन हो रहा है तो क्या उनका ट्रीटमेंट अडल्ट से अलग होगा? थोड़ा सा अलग होता है। ज़्यादातर बच्चों में, अगर वो काफ़ी अर्ली एज में माइग्रेन है, माना 5-7 साल की उम्र में होता है, तो वो जैसे ही वो एडल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं 12-14 साल की एज में, जैसा उनका प्यूबर्टी का एज आता है, तो वो माइग्रेन अपने आप ठीक हो जाता है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बच्चों में नहीं दी जा सकती, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बच्चों में दी जा सकती हैं। और बच्चों में ज़्यादातर जिन बच्चों में माइग्रेन होता है, ये पाया गया है कि उनके फादर मदर को, उनके पेरेंट्स को भी हेडेक की परेशानी है। तो अराउंड 70% पेशेंट्स बच्चों में स्पेशली जिनको हेडेक है, जब आप उनके पेरेंट्स से पूछते हैं तो पता चलता है उनके फैमिली में भी हिस्ट्री है माइग्रेन की। अच्छी बात यह है कि वो 12-15 साल बाद ग्रेजुअली अपने आप कम हो जाता है। और अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हाँ, ट्रीटमेंट अडल्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डोजेस डिफरेंट होती हैं, दवाइयाँ थोड़ी डिफरेंट होती हैं, हम सारी दवाइयाँ यूज़ नहीं कर सकते। बच्चों में ट्रिगर पता करना मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे बता नहीं पाते, आपको उतना एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो उसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है। कई बार स्कूल रिलेटेड स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है, तो आपको कई बार टीचर से बात करना होता है, काउंसलिंग कराना होता है। सो माइग्रेन इज ए डिजीज जो एक लाइफस्टाइल की तरह भी, आपको पूरा लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है, तो आपको अपने ट्रिगर्स ऑफ बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें हैं जो एडल्ट पेशेंट्स से थोड़ा डिफरेंट होती हैं बच्चों में, बट अदरवाइज माइग्रेन के लगभग सिम्टम्स सेम ही होते हैं जो एडल्ट्स में होते हैं। अच्छा, जब भी किसी को माइग्रेन होता है, मेरे आसपास के मैंने जितने लोगों को देखा है, तो वो कहते हैं कि मुझे वॉमिटिंग जैसी फील हो रही है, और वो वॉमिट कर लेते हैं तो फिर उनका माइग्रेन का दर्द पहले से बेटर हो जाता है।
तो क्या दवाओं की जगह वॉमिट करने से माइग्रेन का दर्द सही हो सकता है? नहीं, अगेन वॉमिटिंग और नोजिया जो है वो माइग्रेन का एक सिम्टम है। और कई बारी वॉमिटिंग होने के बाद आपको बेटर लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका हेडेक ठीक हो गया है। हाँ। जैसे मैंने आपको बताया, माइग्रेन नर्व्स के पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स के ओवर सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है। तो जैसे ब्रेन में एक इलेक्ट्रिकल वेव चलता है, तो जैसे वो वेव चलता है उसका एक्सट्रीम होता है, आपको एक्सट्रीम नोजिया वॉमिटिंग होता है। और जैसे ही आपको वॉमिटिंग हुई तो वेव सेटल डाउन हो जाती है और टेम्परेरीली हेडेक ठीक हो जाता है। दैट डजंट मीन कि हेडेक वापस नहीं आएगा, हेडेक विल कम बैक एंड यू विल हैव दैट सेम वेव अगेन। तो वो साइकिल अपना रिपीट करेगी। तो वॉमिटिंग कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स जस्ट ए सिम्टम ऑफ माइग्रेन। ओके अच्छा, अब बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि जब उन्होंने दवाई खा ली उसके बाद भी उन पे कोई असर नहीं हो रहा है, उनको पेन हो रहा है, लेकिन फिर उन्होंने खाना खा लिया, पानी पी लिए, थोड़ा सा वॉक कर लिया, तो इससे उनको बेटर फील हो रहा है और 2-3 दिन तक ऐसा चल रहा है, तो ये चीज़ होती है। तो ऐसा भी होता है कि एक टाइम के बाद दवाई काम करना बंद कर देगी? नहीं, देखिए इसमें ना दोनों चीज़ों का रोल है। आपके लाइफस्टाइल का जो आपके ट्रिगर्स हैं उनका भी रोल है और दवाई का भी है। अगर आप दोनों में से एक काम अच्छे से नहीं करते हो तो दूसरा अच्छा काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको ब्राइट लाइट से प्रॉब्लम है या लाउड नॉइज से है या आपको फास्टिंग से है या परफ्यूम से है। अब मैं आपको कितनी भी दवाई खिला दूं, अगर आपको फास्टिंग से प्रॉब्लम है और आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे तो आपको हेडेक होता रहेगा। उस केस में दवाई फेल नहीं हुई है, लेकिन आपका लाइफस्टाइल जो है वो कारण है, वो फेल है। तो आपको कंबाइंड एफर्ट देना है, आपको हेडेक को हर तरीके से ट्रीट करना है कि सिर्फ एक पॉइंट पे हेडेक के काम नहीं करना कि आप हेडेक ट्रीट कर रहे हो। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया मलेरिया वाला, कि आप नहीं बुखार के लिए पैरासीटामोल खाते रहे हो, आपको मलेरिया का ट्रीटमेंट करना है, आपको कॉज को ट्रीट करना है। तो कॉज के लिए ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है आप ट्रिगर और लाइफस्टाइल पे भी काम करो। तो उस केस में फिर मेडिसिन मोर इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, और अगर आप ट्रिगर पे काम नहीं करते तो दवाई कम इफेक्टिव होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर किसी को माइग्रेन है, वो कुछ उनके फूड हैबिट्स खराब हैं, तो आप कुछ एडवाइस देंगे कि उन्हें फूड हैबिट्स या अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने होंगे ताकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए टाइम पे खाना खाना। फास्टिंग ना करें लॉन्ग टाइम के लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग का आजकल बहुत प्रचलन है। माइग्रेन के पेशेंट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग को टॉलरेट नहीं कर पाते, तो उनके लिए भले ही आप थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, बार बार खाएं, जिससे कि आपको वेट नहीं बढ़े, लेकिन आप खाना खाते रहें। तो आपको लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, खाना कोई भी खाएं बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है, जिससे आपको लगता है मुझे हेडेक हो सकता है, बहुत लोगों को चॉकलेट से हेडेक होता है, और बहुत माइग्रेन के पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो चॉकलेट खाने से ठीक हो जाते हैं। हाँ, मीठा खाने से कैफीन कैन कॉज हेडेक एंड कैफीन कैन रिलीव योर हेडेक एज वेल। तो चॉकलेट्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, कॉफी में बहुत सारे कैफीन जैसे है कॉफी में होता है, तो ये चीजें हैं जिनसे होता है। तो कुछ अगर पर्टिकुलर टाइप का खाना खाने से आपको हो रहा है तो उसको अवॉइड करें, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम पे खाना खाएं, नॉर्मल रूटीन अपना मेंटेन रखें। तो आपने जैसे कैफीन की बात की, कई लोगों के साथ होता है कि उन्होंने कॉफ़ी पी ली तो माइग्रेन का दर्द ट्रिगर हो गया, कॉफ़ी पी ली तो माइग्रेन का दर्द ठीक भी हो सकता है, तो कैफीन भी एक ट्रिगर फैक्टर है? बिल्कुल, कैफीन कैन बी ए ट्रिगर एंड कैन बी ए सॉल्यूशन एज वेल। इनफैक्ट बहुत पहले जब माइग्रेन के कुछ दवाइयाँ थी तो उसमें कैफरगोल टैबलेट आती थी, जिसको कैफीन होता था जिसके अंदर, तो वो माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज की जाती थी। तो कैफीन कैन बी ए ट्रीटमेंट फॉर माइग्रेन। कि बहुत सारे लोग कॉफी पी ले या चाय पी लेते हैं तो उनका दर्द जो चाय से उतना नहीं होता। सो चाय इज मोर ऑफ एन आई थिंक साइकोलॉजिकल है रादर देन फिजियोलॉजिकल। तो लेकिन कैफीन यस, कॉफी कैन कॉज, स्पेशली अगर आप एक अच्छा एस्प्रेसो शॉट ले लें, सो दैट कैन बी वेरी यूजफुल इन सम पेशेंट्स ऑफ माइग्रेन। ओके, तो डॉक्टर हमने तो काफ़ी बात कर ली माइग्रेन पर। अगर कोई हमारी ऑडियंस जो इस वीडियो को देख रही है चाहती हैं, वो माइग्रेन से पीड़ित हैं कि उन्हें माइग्रेन का पेन ना हो, माइग्रेन अटैक ना करे, तो आज से उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में क्या 5 चीज़ें बदलनी होंगी? सबसे पहले डाइट, आप टाइम पे खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करना चाहते हैं तो उसको अवॉइड करें। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जो हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, वो खाएं। दूसरा लाइफस्टाइल, टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, अपने रूटीन को चेंज नहीं करना, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी। थर्ड, योगा प्राणायाम एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ये भी लाइफस्टाइल का ही पार्ट होगा कि ये आपको करना चाहिए। फोर्थ, अगर आपको हेडेक बार बार हो रहा है, डू कंसल्ट ए डॉक्टर, बिकॉज आप इग्नोर करोगे तो वो बढ़ेगा जैसे मैंने आपको बताया और आगे चल के परेशान करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गेट इट प्रॉपरली इवेल्युएटेड। आप इसका प्रॉपर इवेल्युएशन करा के इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। तो अगर आप अपने लाइफ में डाइट, लाइफस्टाइल ये सब को करेंगे तो आपका माइग्रेन का ट्रीटमेंट आप प्रॉपरली करा पाएंगे।
एग्जैक्टली तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़े। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू। यस, थैंक यू। तो आई थिंक ऑडियंस माइग्रेन से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके मन में होंगे उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश हमने डॉक्टर के जरिए की है। डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट, सिम्टम्स, कॉजेज सभी के बारे में बहुत ही ब्रीफली बताया है। अगर आपके और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विल ट्राई कि डॉक्टर से हम उन सवालों के और भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।